नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में इस समय की एक बेहतरीन खबर पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि यह खबर आप में से बहुत सारे लोगों को जैसे ही पता चलेगी रिएक्शंस बड़े ही अटपटे से होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया देश में आया, एक तरफ मोदी जी एससीओ समिट में जाकर बोलते हैं कि देश के अंदर 80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, एक तरफ हम बोलते हैं कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर तीसरी ऐसी जगह है जहां पर स्टार्टअप सबसे ज़्यादा हैं या इन दिनों स्टार्टअप्स बनकर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक खबर निकल कर ये आ जाती है कि इंडिया के स्टार्टअप्स सिंगापुर जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो अभी तक 8,000 से ज़्यादा स्टार्टअप सिंगापुर जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में यह सवाल बड़ा ही अचरजपूर्ण हो जाता है, जानना, डिस्कशन अनिवार्य हो जाता है कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया। मतलब कि ऐसा क्या हो रहा है कि आए दिन जो कंपनी है, मैं एक बार यार सेशन शेयर करना भूल गया हूं, आई एम सो सॉरी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं एक बार के लिए सेशन टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, है ना। ये गया, हाँ ठीक है। हाँ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से, तो वहाँ पर मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, सीन क्या है, तो अब होता ये है साहब कि हमको जब ये बात पता चलती है कि इंडिया से कंपनी निकलकर सिंगापुर जा रही है, दुख होना चाहिए भाई। और दुख से ज़्यादा ये कारण पता होना चाहिए कि भाई जा क्यों रही हो, ऐसा क्या मिल गया इंडिया से बाहर आपको, सिंगापुर में ऐसा क्या मिल रहा है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिंगापुर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया लाएंगे, दुनिया की कंपनियों को लाएंगे, और अपने देश की कंपनियां जा रही हैं। ये सारी बातें आज के सेशन में होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह सेशन के अंदर हम आपके साथ में दो सवाल ऐसे साझा करते हैं, या यूँ समझिए कि सवाल के माध्यम से करंट की खबर साझा करते हैं जो कि आजकल के अंदर करंट का मुद्दा रही है। जैसे जमशेद जी रायरानी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उन्हें किस नाम से जाना जाता था, एक सवाल तो यह है जो कि करंट की न्यूज़ से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं, आप कमेंट के अंदर इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। कब आप अभी आंसर दे दीजिए, मैं सेशन के एंड में आपसे सेशन साझा कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, आप यहां पर न्यूज़ देख रहे हैं, वाई इंडियन स्टार्टअप्स आर एस्टेब्लिशिंग ए बेस इन सिंगापुर। ये न्यूज़ में चर्चा का विषय है। वाई इंडियन स्टार्टअप्स आर एस्टेब्लिशिंग ए बेस इन सिंगापुर। ये खबरें इन दिनों उठ करके बाहर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्लिपकार्ट का जो फोन पे है, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। जो फोन पे नामक कंपनी है ना, देखिए फ्लिपकार्ट इंडियन ओरिजिन का एक स्टार्टअप हुआ करता था। पहले इस कहानी को समझें, उससे पहले थोड़ा किरदारों की परिचय करा दूं। फ्लिपकार्ट को आप सबने अच्छे से जाना है, इंडियन स्टार्टअप था। इवन ये मानिए कि वो असल में टॉर्च बियरर था सारे स्टार्टअप्स का, जिन्होंने इंडिया का नाम बड़ा किया दुनिया के सामने कि इंडिया के स्टार्टअप्स भी इतना बड़ा कर सकते हैं। बाद में उसको परचेज कर लिया वॉलमार्ट ने। आज 72% स्टॉक केवल वॉलमार्ट के पास है। फ्लिपकार्ट अपना ऑफिस सिंगापुर में खोल चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने एक कंपनी और शुरू की जिसका नाम था फोन पे। 2016 के अंदर ये फ्लिपकार्ट की कंपनी बन गई, और फोन पे इंडिया में अब अपना आईपीओ लाना चाहती है, और उसने हाल ही में सिंगापुर से अपना ऑफिस इंडिया शिफ्ट किया है। क्या है ये पूरी कहानी? आईपीओ लाना चाहते हो तो इंडिया आ जाओ, पैसा कमाना चाहते हो तो सिंगापुर चले जाओ। चल क्या रहा है भाई, समझाते हैं, सारी बातें अच्छे से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी देते हैं, जिससे आपको स्टार्टअप्स पैसे कैसे कमाते हैं इसके बारे में जानकारी हो। उसके बाद में स्टार्टअप्स के साथ परेशानियां क्या हैं ये समझ में आए, इंडिया से बाहर ये जाते क्यों हैं ये सब समझ में आए। एक काम करते हैं, अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए साथियों, मान लीजिए हम ऐसा समझते हैं कि कभी वो बंसल ब्रदर्स जो हैं, सचिन और बिन्नी, जिन्होंने भी इसको शुरू किया स्टार्टअप को, उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट को शुरू किया, हम फ्लिपकार्ट के नाम से समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फ्लिपकार्ट को इन्होंने शुरू किया अपनी मेहनत से, कोई कोशिश करके। जैसे कोई भी कंपनी शुरू होती है, XYZ, आप भी अपना कोई भी प्रोडक्ट शुरू करेंगे तो शुरुआत में इतना धन अपने पास नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टअप्स बोला ही इसलिए गया। अदरवाइज अगर हम ही बिलियनियर होते तब तो बिजनेस ही शुरू करते। स्टार्टअप का मतलब है कोई ब्रेन चाइल्ड आपके दिमाग में आइडिया था जिस पर आपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को बुला लिया है। अब क्या है जी कि फ्लिपकार्ट आपने शुरू किया, आपके पास की जमा पूंजी थी 1,50,000 रुपए, या फिर 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आपने अपने द्वारा इस कंपनी के अंदर लगाया, और लोगों को करके दिखाया कि देखो अगर आप लोग आकर के इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आइडिया बहुत फ्लरिश कर सकता है, बहुत आगे तक जा सकता है।
ऐसे ही सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं। जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां आज यूनिकॉर्न बन गई हैं, ये शुरुआत में एक आइडिया पर काम करती हैं, उसके थ्रू ये इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं। जैसे एक धारावाहिक है शार्क टैंक, शायद आपने देखा हो, वहां पर भी बहुत सारे आइडियाज लेकर लोग पहुंचते हैं, वहां जाकर के उन्हें बताते हैं कि सर ये मेरा आइडिया है, आप मुझे इन्वेस्टमेंट अगर दे देंगे तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां से आगे पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, अब कोई आपसे सवाल पूछे कि भाई मान लो आप पैसा मांगने आ भी गए, तो मैंने मान लो आपको धन दे भी दिया, मान लो 100 करोड़ रुपए दे दिए कि लो भाई ये पैसे पकड़ो, अब इनको लेकर के चले जाओ। अब इस 100 करोड़ का असल में करोगे क्या, बड़ा सवाल है ना। मैंने 100 करोड़ आपको दे दिए, एक तो ये बात, और मैंने आइडिया पर दे दिया, क्या इसने आपसे 100 करोड़ का कुछ प्रोडक्ट गिरवी रखवाया क्या? क्या आपका घर या फिर आपकी जमीन जायदाद जो है, गाड़ियां बंगले, ये सब गिरवी रखवाए हैं क्या? 100 करोड़ कैसे दिए किसी ने, बड़ा सवाल है। मजेदार बात यह है कि ये लोग 100 करोड़ जो पैसे देते हैं, ये इस कंपनी से हिस्सेदारी मांगते हैं। अर्थात इस प्रकार से समझिए कि इस कंपनी वाले से कहते हैं, मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने, उसका नाम XYZ है, उससे कहा कि भाई तुम हमसे पैसे ले लो और अपनी कंपनी के अंदर हमें हिस्सेदारी दे दो। इन्होंने कहा सर कितनी % हिस्सेदारी चाहते हो? बोले तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कंपनी कितने करोड़ की, मतलब टर्नओवर कितना करोड़ का कर सकती है? बोले सर मुझे लगता है कि अगर मैं अपने दम पर काम करूं तो प्रति वर्ष 1 करोड़ के हिसाब से मैं 3 साल में 3 करोड़ का व्यापार कर लूंगा, 10 साल में 10 करोड़ का, इसमें ग्रोथ मिला लो तो मैं 20 करोड़ तक टच कर जाऊंगा। बोले ठीक है। तो अब होता क्या है कि ऐसे समय पर वैल्यूअर बुलाया जाता है, जो वैल्यू करने आता है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करता है कि आपने ये तो खुद ने सोच लिया कि आपका बिजनेस इस तरह से ग्रो करेगा। सीए हुए या बड़ी कंपनीज हुई, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हुई, उनको बुलाया जाता है कि भाई इस कंपनी का जरा वैल्यूएशन करके बताओ कि भविष्य में ये ऐसे ही चलती रही तो कितना ऊपर तक जाएगी। वो लोग वैल्यू करके बता देते हैं कि सर ये इतना ऊपर तक जाएगी। उस आधार पर ये वाला जो स्टार्टअप के अंदर पैसे डालने वाला व्यक्ति है, ये कहता है कि ये पकड़ो मेरी तरफ से धन, और इस वैल्यू के ऊपर आप मुझे अपनी कंपनी का हिस्सा दे दो। उदाहरण के लिए यह कंपनी 200 करोड़ तक जाती, इसने 100 करोड़ देकर के 50% हिस्सा ले लिया, यानी भविष्य में यह कंपनी जितने की होती उसका 50% अभी ले लिया, ताकि अब जब ग्रोथ बड़ी होने लगेगी तो इसका 100 करोड़ जो है वो भी बढ़ करके 200 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये 50% ले लिया किसी दूसरे बंदे ने, मान लीजिए इस बंदे का नाम ABC है, जिसने 100 करोड़ लगाकर इस कंपनी का 50% अपने पास ले लिया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये 100 करोड़ गए कहां? ये जो 100 करोड़ अभी आए थे, ये इस कंपनी में आए, तो आने के बाद गए कहां? स्वाभाविक सी बात है, आपके दिमाग में भी प्रश्न बनेगा कि हां सर ये कहां गए। तो भाई साहब ये 100 करोड़ जिसने अपना 50% हिस्सा बेचा है, उसके अकाउंट में आए। किसके अकाउंट में आए? उदाहरण के लिए XYZ के अकाउंट में आ गए, उसने 100 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए। दो ऑप्शन है उसके पास, या तो उस पैसे को दोबारा इसमें लगा करके कंपनी को बढ़ा कर दे, या इसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले। चूंकि उसने अपनी कंपनी का 50% हिस्सा बेच दिया है, पैसा उसकी जेब में आ गया है, अब वो उस पैसे को लेकर के मार्केट में यूज करना चाहता है। सरकार का यहां पर एंगल आ जाता है, और एंगल क्या आता है? सरकार कहती है कि अच्छा बेटा, अपने आइडिया से तुमने इतने पैसे कमाए, एक बात बताओ, तुम्हारे इस आइडिया पर कॉपीराइट तो हमारा है। बोले कैसे सर, आपका कॉपीराइट कैसे है? बोले भाई इंडिया के अंदर जिस प्रकार की कंडीशंस हमने तुम्हें दी, सस्ता इंटरनेट दिया, इतनी सारी जनता दी, तुम्हें हमने तकनीकी मदद दी, सरकारी सहायता तंत्र उपलब्ध कराया, इंडिया की मशीनरी तुमने यूज करी, सब कुछ तुमने यूज किया, इंडिया के लोगों को तुमने यूज किया, खुद की कंपनी बना लिया, हमको कुछ नहीं दोगे? बोले सर आप क्या चाहते हैं? बेटा हम टैक्स चाहते हैं। सर कितना टैक्स लेंगे आप? बोले बेटा इसके 2 नियम हैं। यदि तुम्हारा आइडिया तुमने 1 साल से पहले ही बेच दिया, तो इस प्रकार से तुम्हारे पास जो धन आएगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। बोले बहुत बढ़िया। और सर अगर मैंने 1 साल से ज्यादा रखकर बेचा होता तो बेटा इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। क्लियर है? यानी यदि यह कंपनी 2 साल बाद बिकी या 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ही बिकी, 50% हिस्सा बेची, और उसकी वजह से इसने मान लीजिए पैसे निकाल लिए 100 करोड़ रुपए, तो ये जो 100 करोड़ है इस पर भारत सरकार टैक्स वसूलेगी।
कितना टैक्स वसूलती है। नियम है अलग अलग प्रकार से, कहीं 15%, 20%, अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, कितना परसेंट पे कितना लगेगा। औसतन ये माना जाता है कि सरकार इस प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 23% से ऊपर, क्योंकि पहले तो टैक्स लेती है, फिर टैक्स पे सरचार्ज लेती है, इस प्रकार से 23 से लेके 25% तक कैपिटल गेन वसूल लेती है। यानी आपके इन 100 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए सरकार के हुए। आप में से कुछ लोग जब 25 करोड़ दोगे तो भाई साहब आपको अखरेगा बहुत कि यार इन्होंने तो पहले तो ये ले लिया, कैपिटल गेन टैक्स ले लिया, किया कुछ नहीं, फिर जो बचा उस पर इनकम टैक्स मांग लेंगे, एक प्रकार से 50% सरकार ले लेगी। होता भी यही है, लगभग 50% तक आप लोगों का सरकार ले लेती है। आपका दिमाग खराब, आइडिया मेरा, मेहनत मेरी, औरों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, मेरे ही पैसे क्यों लिए गए, मैंने इतना बनाया कंपनी को, आपका मैं करना शुरू होगा। ऐसी स्थिति में कुछ लोग समझदारी करते हैं और वो क्या करते हैं, वो करते हैं रुको बेटा, ये सरकार तभी पैसा लेगी जब हम इस सरकार के साथ जुड़े रहेंगे। तो बोले फिर क्या करें, बोले काम करो, इस कंपनी का बिजनेस सेटअप उठाओ, यहां से इस कंपनी को दुनिया को मत बताओ कि तुम यहां से चले गए हो, ले जा करके ऐसे देश में पहुंच जाओ जहां पर कैपिटल गेन टैक्स लगता ही ना हो। यार ये तो बहुत सही है। और ऐसा करके जिन देशों में पहुंचा जाता है उनमें से एक है सिंगापुर। और भी बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं जहां पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिंगापुर को प्रिफर इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर यह तक कहा जाता है कि अगर आपके स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रही है तो सरकार खुद इन्वेस्टमेंट करने आगे आ जाती है कि लाओ भाई कितना पैसा चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए इन्वेस्टर बन जाते हैं। इतना अच्छा वहां का इकोसिस्टम है और वहां पर दुनिया भर की कंपनी इसी फायदे को लेकर, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर अपना कारोबार बना के बैठी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जो विदेशी निवेश आता है, एफडीआई जो आता है, वो सिंगापुर के रूट के थ्रू सबसे ज्यादा आता है। एक छोटू सा देश जो भारत के बाद आजाद हुआ, एक छोटा सा देश है जो आज तरक्की के मामले में कईयों को पीछे छोड़ता है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस को, स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, वो टॉप पर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश को यह सोचने की चर्चा है कि भाई दुनिया के मतलब यहां से कोई वहां भाग रहा है तो या तो उसे रोकने का तरीका अपनाया जाए या फिर उनके ऊपर कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से वो डरें, या तो यहां ग्रो ना करें, ग्रो कर लिया है तो बाहर ना जाएं। एक तो तुमने कमाया यहां से और बाहर निकल गए। इन्हीं में से ये सारी चर्चाएं आज बनकर के आ रही हैं। ठीक है, रीजनल हब फ्रॉम इंडियन बिजनेसेस एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2000 के बाद से लेकर अभी तक 8000 से ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया से बाहर अपना ऑफिस लेकर के पहुंच गए। ठीक है, इनमें से फ्लिपकार्ट का जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें से कहा गया है कि यह कंपनी आजकल सिंगापुर से ऑपरेट कर रही है और अभी भी ये इंडियन मार्केट को पूरी तरह उपयोग में लेती है। सिंगापुर हैज इमर्ज्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया। यह तथ्य आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी का मतलब होता है जो आपके स्टार्टअप्स में पैसे लगाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी है, वो यहां पर अपना बेसिस बनाई हुई है। सरकार खुद यहां पर फंडिंग के लिए चली आती है। टैक्सेशन बहुत कम है, लोग जो आपको काम करने के लिए चाहिए उनका जबरदस्त यहां पर पूल है, इस वजह से ये लोग यहां पर चले जाते हैं। नाम फ्लिपकार्ट का आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही हुआ करता है, लेकिन उन्होंने अपना लीगल डोमिसाइल कर दिया है सिंगापुर की। कानूनी रूप से हम सिंगापुर वाले हो गए। ठीक है, सिंगापुर में इन्होंने अपने आप को 2011 में ही स्टेबल कर लिया था। ये आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा फोन पे की भी थोड़ी सी कर लेते हैं। आज मॉर्निंग के सेशन में मैंने आपको बताया था कि यूपीआई के मामले में फोन पे जो है वो इस समय इंडिया का नंबर 1 लीडिंग ब्रांड चल रहा है। ऐसी स्थिति में फोन पे किसका है, तो 2016 से फोन पे फ्लिपकार्ट का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फोन पे जो है ना वो इन दिनों इंडिया आया हुआ है, ये सिंगापुर क्यों नहीं गया। इनको अब आईपीओ में आना है। अब ये आईपीओ क्या होता है, असल में इनको शेयर मार्केट के थ्रू पैसे उगाने हैं। शेयर मार्केट चूंकि इंडिया का है इसलिए ये इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, इसलिए ये अपने आप में फोन पे इज प्रिपेयरिंग टू आईपीओ, सीक वैल्यूएशन 8 to 10 बिलियन डॉलर। ये चाहते हैं कि इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 8 से 10 बिलियन डॉलर की हो, इसलिए ये इंडिया में आ गए हैं और इन्होंने अपने आप को सिंगापुर से इंडिया में स्टेबल कर लिया है। सब तरफ फायदे की चीजें चल रही हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। तो अब हम बात करते हैं कि साहब ये देख सारी कंपनियों के उदाहरण हैं, हमने इसके बारे में बताया। ऐसे ही ग्रोफर्स नाम से एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो
मतलब खाना मतलब सामान जो है ना वो लोगों के घरों तक पहुंचाता है। ऐसे में ग्रोफर्स जो है उसने भी अपने आप को सिंगापुर में स्टेबल कर लिया है। इसके पीछे का बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया वो था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक और टैक्स भी होता है जिसको आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कह सकते हैं। डिविडेंड का हिंदी अर्थ समझिए लाभांश। लाभांश का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपकी कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं, आपने कुछ धन कमाया, आपकी कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया, आप उस प्रॉफिट को मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मुझ तक पहुंचते ही फिर सरकार टैक्स मांगने आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप उस लाभांश का एक हिस्सा अपना रोकना चाहते हैं या फिर लाभांश के हिस्से को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर लगभग 15% अपने प्रॉफिट का भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। दूसरा, आपको जीएसटी के बारे में मालूम होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। इंडिया के अंदर जीएसटी के जो स्लैब्स हैं वो 18% से लेकर 28% तक जाते हैं। सर्विस इंडस्ट्री लगभग 18 से, हॉस्पिटलिटी 28% में जाती है। सिंगापुर के अंदर यही फ्लैट टैक्स रेट जो है वो 7% है। यानी अगर आप सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इंडिया में कैटर कर रही है, 7% वहां दीजिए और मस्ती से रहिए। ये अपने आप में बड़ी चीज है। जैसे मैंने कैपिटल गेन के बारे में बताया, 23.92% आपको हिस्सा कैपिटल गेन टैक्स के अंदर देना पड़ता है। दूसरा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मजेदार बात यह है कि भारत सरकार ने भी सिंगापुर के साथ जो टाई अप किया हुआ है ना, वो ये है कि यदि कोई कंपनी सिंगापुर में बनी हुई है, यानी इंडिया से जाकर सिंगापुर चली गई, तो या तो वो टैक्स इंडिया में दे ले या वो सिंगापुर में दे ले, बात एक ही मानी जाएगी। क्योंकि हम किसी एक कंपनी पर 2 बार टैक्स देने की बाध्यता नहीं डालते। तो इंडियन कंपनी सिंगापुर जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि उन देश ने, यानी कि भारत और सिंगापुर ने आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है। इस वजह से कंपनी कहती है कि या तो हम सिंगापुर में टैक्स देंगे या आपको टैक्स देंगे, क्योंकि सिंगापुर में कम है तो हम वही दे लेंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है। हम बात करें एज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जहां भारत एक और दुनिया में 63वें नंबर पर आता है एज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वहां सिंगापुर नंबर 2 पर आता है। ये बात अपने आप में बात समझने की है। इसी प्रकार से ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 7वें नंबर पर सिंगापुर आता है इकोसिस्टम के अंदर वर्ल्ड डेवलपमेंट में। वहीं इंडिया 19वें क्रमांक पर आता है। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया जहां 58वें स्थान पर आता है, वहीं पर सिंगापुर 2nd नंबर पर आता है। सिंगापुर इंटरनेशनल फ्री ट्रेड और टैक्स एग्रीमेंट भी दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ करके रखता है। अर्थात वहां पर रहने वाले देश के जो मतलब कंपनी जो है वो किसी दूसरे देश के साथ अगर व्यापार करेंगी तो उनके साथ में जो व्यापार है वो मुक्त व्यापार की संभावना ज्यादा है। जैसे इंडिया जो है वो चाइना के साथ मुक्त व्यापार नहीं रखता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी यूके के साथ चल रहा है लेकिन अटक रहा है। लिज ट्रस के बारे में हमने पढ़ा, सुएरा ब्रेवरमैन के बारे में पढ़ा कि वो लोग एफटीए करने से हिचक रहे हैं। लेकिन सिंगापुर का बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोस्टा रिका, इंडिया, जापान, जॉर्डन, न्यूजीलैंड, कोरिया, पनामा। तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी वहां पर है, अपने आप को सिंगापुर का बना चुकी है, उसको दूसरे देशों में जाने पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अपने आप को दिखाती है कि हम सिंगापुर बेस्ड हैं। इस वजह से उनको फायदा यह मिलता है कि दूसरे देशों के अंदर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से टैक्सेशन से राहत मिलती है। तो सिंगापुर तो वाकई में बहुत बड़ी चीज है। जब यह बात सीतारमण जी से कही गई, नहीं तो निर्मला सीतारमण जी से, वित्त मंत्री से, कि मैडम पता है आपको अपने देश की बहुत सी कंपनियां बाहर जा रही हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और रूट निकालते हैं, क्या इसका रास्ता निकल सकता है। तो रेडी टू टॉक विद स्टार्टअप्स, एड्रेस देयर कंसर्न, उनकी जो परेशानियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सिंगापुर के बाद दूसरी डेस्टिनेशन इन दिनों दुबई हो रखा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, आप में से बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप लोग जानते भी होंगे, वो भी इंडिया से निकल करके दुबई सेटल हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि यूट्यूब से आने वाली कमाई और उसके बाद दिए जाने वाले टैक्स, दुबई बहुत सस्ता भी पड़ता है, 10-15 हज़ार में फ्लाइट हो जाती है, घर का आना जाना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सारी बातें निकल कर आ रही हैं। बात करी जाए इंडिया के स्टार्टअप्स की, तो इंडिया में स्टार्टअप्स जनवरी 16, 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन के नाम से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में बयान भी दिया था कि इंडिया के अंदर लगभग 77,000 स्टार्टअप्स चल रहे हैं। इंडिया ने चाइना को यूनिकॉर्न के मामले में फर्स्ट हाफ के अंदर पीछे छोड़ दिया है। फेसबुक के को-फाउंडर ने भी इंडिया के इकोसिस्टम की तारीफ की थी। यह कहा था कि इंडिया जबरदस्त तरीके से स्टार्टअप्स के मामले में बेहतरीन काम कर रहा है। अगर बात की जाए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो बेंगलुरु जो है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम रखता है इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर 8वें नंबर पर बेंगलुरु को कंसीडर किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो फ्लरिश करते हैं वो यूएस में, उसके बाद नंबर 2 पर जो करते हैं यूनिकॉर्न जो बड़ी मात्रा में है वो चाइना में, और उसके बाद नंबर 3 पर इंडिया में आते हैं। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को दुनिया की वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल है। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है। तो जहां बात सैन फ्रांसिस्को यूएस की जाती है, वो फर्स्ट क्रमांक पर आता है, जहां पर 176 नंबर ऑफ यूनिकॉर्न बन चुके हैं। वहीं बेंगलुरु के अंदर 33 यूनिकॉर्न है, ये वर्ल्ड के अंदर 6 नंबर पर आता है। बात की जाए विदेशी मुद्रा निवेश की, तो भारत
के अंदर बड़ी मात्रा में जो निवेश प्राप्त हो रहा है वो सिंगापुर से है। कारण अब तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ यही हुआ कि वो यहां आकर के कंपनी के अंदर एक हिस्सेदारी परचेज करते हैं और उसके अंदर वोटिंग राइट्स परचेज करते हैं, जिससे की वजह से देश में विदेशी निवेश तो आता ही है लेकिन मालिकाना हक भी साझा किया जाता है। सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। सवालों में पहला सवाल था, उसका आंसर है जमशेद जे ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। टाटा स्टील से इनका संबंध रहा है। पद्म भूषण डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को आप इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि और हाल ही में 31 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है। इसके बाद में लूला डे सिल्वा, उन्होंने बोल्सोनारो को ब्राजील का प्रेसिडेंट बनाने से वो हराया है। द आर्ट ऑफ द पॉलिटिकल कमबैक, लेफ्ट लीडर लूला, ये जो है फैक्ट्री वर्कर हुआ करते थे और इनके बारे में मैं एक काम करूंगा, एक प्रॉपर सेशन भी करके दे दूंगा, है ना, बताऊंगा कि क्या हुआ है। इनके इलेक्शन में काफी कुछ हुआ है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। ब्राजील के इलेक्शन वैसे मुझे कवर भी करने हैं क्योंकि जायर बोल्सोनारो चाहते नहीं थे कि उनको सत्ता से हटाया जाए। तमाम बातें हम सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप इस संडे को होने वाले एक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट आयोजित किया जा रहा है अनअकैडमी पर, उस पर आप पार्टिसिपेट करें। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।